गुड मॉर्निंग। चलो आज हम उगते हुए सूरज का देश जापान का जो स्टोरी पढ़े थे ना, उसके मैंने एमसीक्यूज अपोजिट फिल इन द ब्लैंक्स किए हैं। लेकिन मैंने सोचा कि एक बार आपको भी एक्सप्लेन भी कर दूं ताकि आपको सब पता चले। और बेटा एक बात और बताना चाहूँगी कि आपके ग्रामर के क्वेश्चंस मैंने देखे व्याकरण के, उसमें सर्वनाम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस थे। इसलिए मैंने सोचा कि जब मैं ये वीडियो एक्सप्लेन करूं तो आपको सर्वनाम के बारे में भी थोड़ा बता दूं। आपको याद है ना, पहले चैप्टर में आपने संज्ञा के बारे में पढ़ा था, और ये जो दूसरा चैप्टर है ना, इसमें सर्वनाम के बारे में दिया था। तो मैंने फर्स्ट वाले चैप्टर में संज्ञा के बारे में बताया था, इस वाले में आपको सर्वनाम के बारे में बताऊंगी। ठीक है, पहले हम लोग सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे फर्स्ट एमसीक्यूज है कि और एक मिनट, मैं ये बोल रही हूँ कि जितने भी पीडीएफ मैं सेंड कर रही हूँ चैप्टर वाइज लिखते जा रहे हो ना, क्योंकि पता है ना आपको टेस्ट होने वाले हैं, आपके कभी भी हो सकते हैं हिंदी के भी, तो सारे एमसीक्यूज आएंगे, है ना। अगर मैंने कोई क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में दिया तो वो भी एमसीक्यूज में वो आएंगे, क्योंकि हम क्या है कि सिर्फ एमसीक्यूज ही पूछना है। तो क्या करूँगी मैं कि अगर कोई फिल इन द ब्लैंक्स में होगा क्वेश्चन तो उसको एमसीक्यूज बना दूँगी, कोई ट्रू फॉल्स में होगा अगर मुझे लगेगा कि ये एमसीक्यूज के लायक है तो उसको भी डाल दूँगी। सो रीड एवरी क्वेश्चन केयरफुली। ओके, चलो स्टार्ट कर रही हूँ मैं। उगते हुए सूरज का देश जापान, एमसीक्यूज। ओके, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है जन्मदिन पे, क्योंकि हम लोगों ने सारा चैप्टर पढ़ा वो क्यों था, क्योंकि जन्मदिन के कारण उसे जापान जाने की खुशी मिली थी। इसी वजह से ना शशांक ने डायरी लिखी। इसलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने रखा है कि शशांक का जन्मदिन किस तिथि को था, तो कब था? 16 मार्च को। ओके, शशांक का जन्मदिन किस तिथि को था? 16 मार्च को। अब देखो जापान के सामूहिक नृत्य का क्या नाम है? मैंने आपको जब मैं पढ़ा रही थी तो भी मैंने आपको ध्यान देने के लिए बोला था कि जापान के सामूहिक नृत्य का नाम है अवा ओडोरी। क्या है? अवा ओडोरी। जापान के सामूहिक नृत्य का नाम है अवा ओडोरी। जापान का सामूहिक नृत्य किस महीने में मनाया जाता है? ये भी मैंने आपसे पूछा था, बताया था कि जापान का सामूहिक नृत्य अगस्त महीने में मनाया जाता है। अच्छा, मुझे ये बताओ, तो ये मैंने नहीं लिखा है कि शशांक किस महीने में जापान पहुंचा था? मार्च महीने में। इसी वजह से ना वो सामूहिक नृत्य का आनंद नहीं ले पा रहा था, उसे इस बात का बहुत अफसोस था, दुख था। याद है ना बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है योरोशिकी आनेगाई शिमाशु का क्या अर्थ है? ये भी मैंने आपको बोला था कि बेटा पढ़ लेना। योरो शिकु आनेगाई शिमाशु का क्या अर्थ है? ओके, अब देखो उसका अर्थ होता है स्वागत करना। आपको याद है ना कि जब जापान के लोग आपस में मिल रहे थे तो कैसे कर रहे थे? सिर झुकाकर एक दूसरे को बोलते थे योरोशिकु आनेगाई शिमाशु, जिसका अर्थ होता है स्वागत करना। ये जापानीज लोगों के अभिनंदन करने का तरीका है। जापान के पारंपरिक कपड़े का क्या नाम है? मैंने बोला था कि ध्यान दो कि जापान के पारंपरिक कपड़े का नाम है किमोनो। क्या नाम है? किमोनो। किमोनो याद रखना। किमोनो किस कपड़े के बने होते हैं? सिल्क के कपड़े के बने होते हैं। सिल्क की साड़ियाँ जानते हो ना, सिल्क के सूट होते हैं ना, इस तरह किमोनो भी किस कपड़े के बने होते हैं? सिल्क। आपको पता है ना सिल्क के कपड़े में कितनी शाइनिंग होती है, बहुत शाइनिंग होती है ना, बहुत अच्छी लगती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान के बुलेट ट्रेन का नाम क्या है? आपको याद है जब मैं पढ़ा रही थी मैंने बताया था कि जापान के बुलेट ट्रेन का नाम है शिनकानसेन। क्या नाम है? शिनकानसेन। जापान के बुलेट ट्रेन का नाम है शिनकानसेन। ये देखो ये सारे एमसीक्यूज एक बार मैं फिर से बोलते हुए देख लेना। शशांक का जन्मदिन किस तिथि को था? 16 मार्च को। जापान के सामूहिक नृत्य का क्या नाम था? अवा ओडोरी। जापान के सामूहिक नृत्य किस महीने में मनाया जाता है? अगस्त महीने में। योरो शिकु आनेगाई शिमासु का क्या अर्थ है? स्वागत करना। जापान के पारंपरिक कपड़े का क्या नाम है? किमोनो। किमोनो किस कपड़े के बने होते हैं? सिल्क के। जापान के बुलेट ट्रेन का क्या नाम है? शिनकानसेन। ओके, चलो अभी देखो हम लोग खाली जगह कर रहे हैं।
देखो मैंने जब बताया था कि जब उन लोग जापान में खाना खाने गए थे रेस्टोरेंट में, तो उसके गाइड ने बताया था कि बहुत सारे डिलीशियस फूड खाए उन्होंने, लेकिन कायु व्यंजन के बारे में बताया कि इसकी विशेषता है कि आसानी से पच जाता है ना। तब क्या लिखोगे? कायु व्यंजन की यह विशेषता है कि यह आसानी से पच जाता है। अब देखो, फूजी पर्वत जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है। याद है ना, आपने पर्वत के बारे में पढ़ा था ना? तो कौन से पर्वत के बारे में पढ़ा था? फूजी पर्वत। याद है ना, शशांक वहाँ का पर्वत देखने गया था, तो उस पर्वत का क्या नाम था? फूजी पर्वत। अब देखो, फूजी पर्वत पर चढ़ाई का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? तो जुलाई से अगस्त तक का होता है। याद है ना कि फूजी पर्वत पर चढ़ने के लिए करीब 30% लोग कोशिश करते हैं, लेकिन 20% कौन होते हैं? फॉरेनर्स होते हैं। याद है आप लोगों को? फिर से मैं बोल रही हूँ, देखो, कायु व्यंजन की यह विशेषता है कि यह आसानी से पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। फूजी पर्वत जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है। फूजी पर्वत पर चढ़ाई का सबसे अच्छा समय जुलाई से अगस्त होता है। अब देखो, जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। आपको पता नहीं, ये तो टाइटल ही है कि उगते हुए सूरज का देश जापान। ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो उगते हुए सूरज का देश किसको कहते हैं? जापान को कहते हैं ना। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो में है। जापान की राजधानी कहाँ है? तो आप क्या बोलोगे? टोक्यो में है जापान की राजधानी। अब है टोक्यो में टोक्यो टावर स्थित है। याद है ना, टोक्यो का नाम ही इसलिए आया था क्योंकि टोक्यो टावर वहाँ स्थित है। टोक्यो में टोक्यो टावर स्थित है। अच्छा बताओ, ये टोक्यो टावर किससे प्रेरित होकर बनाया गया था? याद है आपको? पेरिस के एफिल टावर से प्रेरित होकर ये टोक्यो टावर बनाया गया है। और टोक्यो टावर देखकर आपको लगेगा कि जापान की टेक्निक कितनी आगे बढ़ गई है ना। एक बार फिर इन द ब्लैंक्स बता दो फिर से। कायु व्यंजन की यह विशेषता है कि यह आसानी से पच जाता है। फूजी पर्वत जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है। फूजी पर्वत पर चढ़ाई का सबसे अच्छा समय जुलाई से अगस्त होता है। जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। जापान की राजधानी टोक्यो है। टोक्यो में टोक्यो पावर स्थित है। ओके, अब देखिए, अब है आपको सही गलत बताइए, है ना। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सही गलत पढ़ रहे हैं। शशांक के पिताजी ने जन्मदिन के अवसर पर उसे खिलौने दिए थे। चलो बताओ बेटा, शशांक के पिताजी ने जन्मदिन के अवसर पर उसे खिलौने दिए थे? गलत। क्या दिया था? जापान जाने का टिकट दिया था। जापानी ट्रेन के दरवाजे पर अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में स्टेशन से संबंधित जानकारी लिखित रूप में दर्शाई गई है। सही है। शशांक के पास जापान में घूमने के लिए 4 दिनों का समय मिला था। अब आप बताओ कि सही है कि गलत है? गलत है। याद है ना, उसने अपने लास्ट पैरा में बोला था कि जापान जाने के लिए मेरे पास 3 दिन का ही समय था, लेकिन उस 3 दिनों में मैंने जापान घूमकर तो उसकी मेमोरी अपने कैमरों में कैद करके मैं अपने देश वापस लौट आया, है ना। अब देखो, नेक्स्ट है अति लघु उत्तर लिखना है आप लोगों को, ठीक है। तो अति लघु में पहला क्वेश्चन है, सामूहिक नृत्य किसे कहते हैं? अच्छा बताओ, आप गरबा करते हो ना, तो गरबा भी एक सामूहिक नृत्य ही कहा जाएगा, है ना, क्योंकि वहाँ पे क्या करते हैं? सब लोग मिलकर करते हैं। तो जापान में अवा और डोरी पारंपरिक नृत्य को त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। इसे ही सामूहिक नृत्य भी कहते हैं। तो जापान का सामूहिक नृत्य किसे कहते हैं? अवा ओडोरी को पारंपरिक अवाडोरी पारंपरिक नृत्य को त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। इसे ही सामूहिक नृत्य भी कहते हैं। किमोनो किसे कहते हैं और वह किसके बने होते हैं? ठीक है, किमोनो जापानी लोगों के पारंपरिक कपड़ों को कहते हैं जो सिल्क के बने होते हैं। कितना इजी है बेटा। देखो, किमोनो किसे कहते हैं और वह किसके बने होते हैं? तो किमोनो जापानी लोगों के पारंपरिक कपड़ों को कहते हैं जो सिल्क के बने होते हैं। अब देखो आगे, अब ये लघु उत्तर है। पहले अति लघु था, अब ये लघु उत्तर है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, शशांक ने 18 मार्च को किस किस विषय में जानकारी प्राप्त की? याद है ना बेटा, 18 मार्च शायद उसकी सेकेंड डे। देखो, 16 मार्च को बर्थडे था, 17 मार्च को वहाँ पहुँचा था, 18 मार्च को वो घूमने गया था। तो शशांक ने 18 मार्च को
बौद्ध मंदिर की बनावट, याद है ना वो बौद्ध मंदिर देखने गया था, है ना। फिर उनके पारंपरिक कपड़े, किमोनो, मानवकृत तालाब, वहाँ की स्वादिष्ट व्यंजन जैसे सुशी, सोमेन, कायू के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो शशांक ने 18 मार्च को बौद्ध मंदिर की बनावट, उनके पारंपरिक कपड़े, किमोनो, मानवकृत तालाब और वहाँ के स्वादिष्ट व्यंजनों जैसे सुशी, सोमेन, कायू के बारे में जानकारी प्राप्त की। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान को उगते हुए सूरज का देश क्यों कहा जाता है? तो जापान को उगते हुए सूरज का देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि विश्व में सबसे पहले सूरज जापान में ही उगता है। अब आपको जहाँ सूरज सबसे पहले उगेगा उसे ही तो उगते हुए सूरज का देश कहा जाएगा ना, है ना। और यहाँ की वैज्ञानिक तकनीकी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स ने पूरे विश्व में सफलता हासिल की है, इसलिए भी इसे उगते हुए सूरज का देश कहते हैं। अब देखो, क्योंकि जापान को उगते हुए सूरज का देश इसलिए कहते हैं क्योंकि यह माना जाता है कि विश्व में सबसे पहले सूरज जापान में ही उगता है और यहाँ की वैज्ञानिक तकनीकी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स ने पूरे विश्व में सफलता हासिल की है, इसलिए भी इसे उगते हुए सूरज का देश कहते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखो, फूजी पर्वत की विशेषताएं लिखिए। याद है ना, वहाँ फूजी पर्वत वहाँ की सबसे ऊंची पर्वत है। तो फूजी पर्वत की विशेषताएं हैं, फूजी पर्वत जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 3776 मीटर है। इस पर्वत पे पहुँचने के लिए 20 लाख से भी ज़्यादा लोग कोशिश करते हैं। अब देखो, फूजी पर्वत की विशेषताएं हैं, फूजी पर्वत जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 3776 मीटर है। इस पर्वत पे पहुंचने के लिए 20 लाख से भी ज़्यादा लोग कोशिश करते हैं। अब ये आप लोग का बेटा निबंधात्मक उत्तर है। ठीक है। पाठ के आधार पर जापान की यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में करें। जापान की यात्रा के दौरान शशांक ने वहाँ के पारंपरिक नृत्य अवा ओडोरी के विषय में जाना, साथ ही वहाँ के बौद्ध मंदिर, फूजी पर्वत को भी देखा तथा वहाँ की बुलेट ट्रेन और वैज्ञानिक तकनीकी के विषय में भी जानकारी प्राप्त की। ठीक है, चलो मैं फिर से बता दूँ। जापान की यात्रा के दौरान शशांक ने वहाँ के पारंपरिक नृत्य अवा ओडोरी के विषय में जाना, साथ ही वहाँ के बौद्ध मंदिर, फूजी पर्वत को भी देखा तथा वहाँ की बुलेट ट्रेन और वैज्ञानिक तकनीकी के विषय में भी जानकारी प्राप्त की। जापान की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी और क्यों? जापान की सबसे अच्छी बात यहाँ की पारंपरिक संस्कृति है। यहाँ के लोग पारंपरिक ढंग से लोगों का अभिनंदन करते हैं और अपने पारंपरिक कपड़े किमोनो को विशेष महत्व देते हैं। यहाँ के ज़्यादातर लोग पारंपरिक कपड़े ही पहनना पसंद करते हैं। ये कपड़े सिल्क के बने होते हैं। जैसे आप लोग क्या होता है, जब कोई ट्रेडिशनल फेस्टिवल हो, सपोज अब रक्षाबंधन ही था तो आप लोगों ने यहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेस जैसे कुर्ता पहना होगा, चाहे फिर आपकी मम्मी ने साड़ी पहना होगा, है ना, यही सब पहना है ना। तो हम लोग भी तो अपने ट्रेडिशंस को वैल्यू देते हैं ना। हम लोग भी सबका अभिनंदन हाथ जोड़कर प्रणाम करके करते हैं। आपके घर में कोई आपसे बड़े आते हैं, अतिथि आते हैं, तो बेटा आप करते हो कि नहीं? आपको हमेशा पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए ना, अपने बड़ों का हमेशा आशीर्वाद लेना चाहिए। आपको मॉर्निंग में जब सुबह उठते हो ना, तो अपने पेरेंट्स के पैरों को छूकर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। पता है आपको? पहले तो भगवान को प्रणाम करो, फिर अपने पेरेंट्स को प्रणाम करो, है ना। वो आप लोगों के लिए कितना सोचते हैं, कितना कुछ करते हैं ना, और बदले में आपसे कुछ नहीं मांगते। क्या बोलते हैं? बस अच्छा से पढ़कर आप लोग भी एक कामयाब इंसान बन जाओ, है ना। तो जापान की सबसे अच्छी बात आपको कौन सी लगी, क्यों लगी? जापान की सबसे अच्छी बात यहाँ की पारंपरिक संस्कृति है। यहाँ के लोग पारंपरिक ढंग से लोगों का अभिनंदन करते हैं और अपने पारंपरिक कपड़े किमोनो को विशेष महत्व देते हैं। यहाँ के ज़्यादातर लोग पारंपरिक कपड़े पहनना ही पसंद करते हैं और ये कपड़े सिल्क के बने होते हैं। अब आगे देखो, अब यहाँ से बेटा आप लोगों का व्याकरण शुरू होता है। तो सबसे पहला जो व्याकरण का शब्द था, आपको क्वेश्चन था, र का प्रयोग विभिन्न रूपों में कैसे किया जाता है। मैंने बताया र के 3 रूप होते हैं बेटा।
एक तो जो जैसे जो नीचे लिखा जाता है र, जैसे भ्रम हुआ। एक कर्म जो ऊपर रेफ के रूप में आता है। एक ड्रम जो जैसे ट्रेन ट्रक में आता है ना, वो वाला। तो 3 रूप हुए, आपको ये तीनों रूप याद रखना है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला है टेबल, टेबल पे लगेगा, टेबल पे लगेगा ट्रैवल, है ना। फिर है प्रतिमा, प्रतिमा क्या लगेगा, प्रतिमा। फिर है निर्धारित में होगा निर्धारित, रफ वाला आएगा। फिर ट्रेन में ट्रेन। आकर्षित तो क्या हो जाएगा, आकर्षित में रफ आएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा। प्रेरित मतलब प्रेरित होगा। पर्वत मतलब पर्वत होगा, ठीक है। तो र का उपयोग कितने रूप में किया जाता है, याद रखना 3 रूप में करते हैं। देखो क्या करना ना, कि र के 3 रूपों के 3 शब्द याद रखोगे ना, तो आपको हमेशा याद रहेगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, भ्रम, कर्म, ड्रम, ये 3 रूप याद रखोगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके। अब देखो बेटा, नेक्स्ट जो आप लोग का सबसे इम्पोर्टेंट ग्रामर में भी आया है, मतलब इस लेसन की बात कर रही हूँ, वो सर्वनाम आया है। देखो, जब मैं आप लोगों का नाम बोलती हूँ, ठीक है, तो वो संज्ञा हो जाता है। जैसे मैं बोलूँगी वेदांशी परो, वैदेही परो, काव्या परो, किसी का भी नाम बोलूँ तो वो हो जाएगा संज्ञा। लेकिन मैं अगर बोलूँगी कि एक काम करो बेटा आप परो, काम करो बेटा आप करो, तो ये जो मैं आपका नाम नहीं बोल के आपके बदले कुछ और शब्द यूज़ करती हूँ ना, तो वो क्या हो जाता है, सर्वनाम हो जाता है ना। क्या हो जाता है, सर्वनाम। देखो सपोज मैं बोलती हूँ कि नेहा सुंदर है, नेहा चुलबुली है, नेहा खूब बातें बनाती है, नेहा पढ़ाई में भी तेज है, नेहा सुंदर है, वह चुलबुली है, खूब बातें बनाती है, पढ़ाई में तेज है। तो जब हम लोग बार बार नेहा शब्द यूज़ करते हैं तो कितना अजीब सा लगता है ना, कि क्यों बार बार हम लोग नाम बोलें। यही अगर मैं बोलूँ कि नेहा सुंदर है, वह चुलबुली है, वह खूब बातें बनाती है, वह पढ़ाई में तेज है, मतलब अगर नाम के बदले बार बार नाम ना लेकर मैं उसके बदले कुछ और शब्द यूज़ करूँ तो वाकई क्या होता है, ज़्यादा अट्रैक्टिव और अच्छा लगने लगता है। और बार बार मैं आपका एक ही नाम बोलूँ तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं अपना नाम मैं बोल के मैं बोलूँ हम, तुम, मेरा, तुम्हारा, ये सब, ठीक है। अब देखो, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके सर्वनाम के भेद से ही रिलेटेड हैं, ठीक है। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम और पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ओके। मैं फिर से बोलती हूँ, ठीक है। और लास्ट है निजवाचक सर्वनाम, फिर से बोल रही हूँ, देखो। पुरुषवाचक सर्वनाम 1, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम। आइए समझ में बात। सर्वनाम के कितने भेद हैं बेटा, 6 भेद है ना। अब आप जब तक आप इस 6 भेदों के बारे में ठीक से नहीं जानोगे, आपने जो सारे क्वेश्चन है ना नहीं कर पाओगे, है ना। जैसे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। मैं बताती हूँ, देखो एक बार आप सब सर्वनाम के बारे में अच्छे से जान जाओगे ना, तो आपको ईजी होगा पहचानने में। देखो, सबसे पहला सर्वनाम क्या था, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखो, जो शब्द किसी व्यक्ति के बदले प्रयुक्त होंगे ना, अथवा जो बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के बदले में प्रयोग में आएगा, वो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जैसे मैं, तुम, वह। जैसे मैं आपका नाम नहीं बोल के तुम बोलूँ, जैसे मैं आप मेरा नाम ना बोल के आप बोलो, ये सब किसके अंतर्गत आएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। फिर से सुनो, जो शब्द किसी व्यक्ति के नाम के बदले प्रयुक्त होते हैं, अथवा जो बोले जाते हैं, अथवा जो बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के नाम के बदले प्रयोग में आएंगे, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम मेनली नाम के बदले में प्रयुक्त होता है। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, है ना। अब देखो, निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि उसमें निश्चितता का बोध होता है, ठीक है। जैसे आप बोलोगे यह बुक मेरी है ना, यह पेन मेरी है, यह मेरा घर है, यह मेरी माँ है, यह मेरे पिताजी है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होगा,
निश्चितता होगा, आप श्योर हो कि यही है वो, ओके, तो हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होगा बेटा, उसमें क्या होता है कि अनिश्चितता होता है। अनिश्चित संज्ञा शब्दों के बदले में जो सर्वनाम आएंगे ना, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो आप बोलोगे मुझे लगा दरवाजे के पीछे कोई खड़ा था, ठीक है, शायद वह कुछ लेकर आया होगा, है ना। जैसे कोई, कुछ, ये सब जो वर्ड है ना, अनिश्चितता को ही प्रकट करते हैं। तो जो अनिश्चयवाचक संज्ञा के बदले प्रयोग होंगे ना, वो हो जाएंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे देखो, जब आप कुछ ऐसा बोल रहे हो जिसमें दो लोग के बीच में शब्द में संबंध स्थापित हो, तो क्या होगा, संबंधवाचक होगा। जैसे देखो, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, तो सफल कौन होगा, जो परिश्रम करेगा। फिर देखो, जिसने बीज बोया वह उसी को फसल मिलेगा। मतलब देखो, अगर आप परीक्षा में मेहनत करोगे तो आप सफल होगे। तो क्या है कि संबंध स्थापित हो रहा है दो वाक्यों के बीच में, है ना। तो जिससे संबंध प्रकट हो उसे क्या बोलेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे, है ना। क्या कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब देखो नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखो, जिन सर्वनाम पदों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं बोलूँगी कौन कौन बच्चों ने अपना वर्क कंप्लीट किया है, कौन किन लोगों ने नहीं किया है ना। आप कौन हो, कहाँ से आए हो। तो जो भी जब जिसमें क्या प्रश्न पूछने के लिए जिस सर्वनाम पदों का प्रयोग किया जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखो निजवाचक सर्वनाम। देखो, निजवाचक सर्वनाम क्या है ना, उससे आपको अपनापन का बोध होता है। जैसे कि आप कोई काम खुद कर रहे हो या फिर अपने लिए कर रहे हो। जैसे सपोज मैं बोलती हूँ कि यह बच्चा अपने आप सीढ़ियाँ चढ़ गया, तो क्या हो गया, निजवाचक। जैसे आप बोलोगे कि मैम मैं अपना काम खुद कर लूँगी, ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम है। तो करता क्या होता है, खुद के अर्थ में जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है ना, जैसे मैं कर लूँगी, अपने आप हो जाएगा, ये सब शब्द क्या कहलाएंगे, निजवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। अब देखो, ये जो आपका प्रश्न था, आज मेरा जन्मदिन है इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, इसमें आप लोग को सर्वनाम रेखांकित करना था। अब देखो, यहाँ पे मेरा क्या है, नाम के बदले आया है, मैं क्या है, नाम के बदले आया है, इसलिए ये सब दोनों शब्द सर्वनाम है। हमारी मेज़ पर जापानी व्यंजन आ गए। अब यहाँ देखो, शशांक ने अपना नाम नहीं मेंशन किया है, हमारी यूज़ किया है, इसलिए ये क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। मैं उदास हो गया कि हम इसका आनंद नहीं ले पाएंगे। अब देखो, यहाँ पे मैं और हम, इसका जो है वो सर्वनाम है क्योंकि ये नाम के बदले आए हैं। इसकी सुंदरता हमें आकर्षित करती है। अब देखो, इसकी यहाँ क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम, हमें क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम। याद रहेगा ना बेटा, आइडेंटिफाई जो मैंने किया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सर्वनाम संबंधी अशुद्धियों का आपको शुद्ध करके लिखना था। मैं पारंपरिक संस्कृति को धरोहर मानते हैं। अब देखो, यहाँ मैं की जगह क्या आ जाएगा, हम पारंपरिक संस्कृति को धरोहर मानते हैं। हमें सब ने स्वाद ले लेकर जापानी पकवान खाए, यहाँ क्या हो जाएगा, हम। यह हवाई जहाज़ से मैं पहली यात्रा थी, तो यह हवाई जहाज़ मेरी पहली यात्रा थी। बातों बातों में हमने ट्रैवल एजेंट ने बताया, तो बातों बातों में हमने नहीं होगा, हमें ट्रैवल एजेंट ने बताया। अब देखो लास्ट है ये आपका कि दिए गए वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम शब्दों के उचित भेद लिखिए। देखो यहाँ पे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अब हम जापान की धरती पे पहुँच गए, हम आपको बताना है कि कौन सा सर्वनाम है। हम क्योंकि नाम के बदले आया है, मेरे नाम के बदले शशांक के नाम के बदले आया है, इसलिए ये पुरुषवाचक सर्वनाम। मैंने जो आज देखा वो डायरी में लिखा। अब देखो डायरी में उसने क्या लिखा, जो आज देखा, तो दोनों में संबंध है ना, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम। पार्क में हमारे साथ कोई और भी आया था, कोई लिखा हुआ है, अनिश्चितता है ना, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी ऊंचाई 333 मीटर है, यहाँ श्योर है कि इसकी ऊंचाई 333 मीटर ही है, इसलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। मेरे पिताजी ने पूछा वहाँ कौन है, ये प्रश्न पूछने वाला है ना, इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। कितना इजी था ना। नेक्स्ट है
ये आपका लास्ट क्वेश्चन है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है। दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। और जहाँ तक मुझे याद है 5th में आपने बहुत सारे मुहावरे पढ़े हैं, बहुत सारे अर्थ जाने हैं, याद है ना? तो ये तो मैंने यहाँ तो सिर्फ 2 ही मुहावरे हैं। आपको यह पता है, अगर आप लोग सामने सामने तो मैं और भी बहुत सारे मुहावरे आपको बताती हूँ। मुहावरे क्या होते हैं? जिससे आप वाक्य को जो कहोगे ना वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। जैसे देखो, फूला न समाना मतलब बहुत खुश होना। जापान देश में पहुंचकर हम फूले न समाए। अब देखो, ये फूले न समाना यूज़ होने से ये वाक्य कितना अच्छा हो गया। आप ऐसा भी लिखा जा सकता है कि जापान देश में पहुंचकर हम बहुत खुश हो गए। लेकिन अगर हम ये लिखें कि जापान देश में पहुंचकर हम फूले ना समाए, तो वाक्य ज़्यादा सुंदर लग रहा है। पेट में चूहे कूदना, ये तो सबको पता है, बहुत भूख लगना। वाक्य का प्रयोग कैसे होगा? सुबह से घूमते घूमते मेरे पेट में चूहे कूदने लगे। और भी बहुत सारे फेमस मुहावरे हैं बेटा जो मैंने आपको बताया था 5 में, जैसे ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना, नाक को चने चबाना मतलब बहुत कठिन काम करना, मुंह में पानी आना मतलब स्वादिष्ट भोजन ना होना, है ना? तो इसी तरह ये मुहावरे हैं। ये तो 2 ही मुहावरे हैं, लेकिन और भी बहुत सारे मुहावरे हैं जो यूज़ करोगे ना तो वाक्य अट्रैक्टिव हो जाएंगे। जैसे पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए। ओके, आई थिंक कि मैंने आपके सारे डॉट्स क्लियर कर दिए होंगे बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। प्लीज़ अपने फैक्ट बुक में अच्छा से सारे नोट्स कर लेना और रिवीजन करते रहना, ताकि जब टेस्ट हो तो सारे मार्क्स सब बच्चे के अच्छे मार्क्स आए। ये ना बोले कोई कि मतलब मैम ने तो पढ़ा ही नहीं, कुछ तो कुछ पता ही नहीं चला। प्लीज़ डोंट से लाइक दिस, हाँ, अदरवाइज आई विल एंग्री विथ यू। ओके, चलो बाय 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 बेटा, है ना? टेक केयर, वी विल meet in our next class. Okay, till then bye bye, take care.